नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है झूठी ननद का पर्दाफाश। हेलो भैया, आप आशीष जी से बात करके मुझे मायके बुलाने की व्यवस्था कर दीजिए। मैं सच में थक चुकी हूँ। दिन रात सबकी सेवा करते करते अब मुझ में ताकत नहीं बची। यहाँ हाल ऐसा है कि अगर सासू माँ को जरा सी छींक भी आ जाए तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है, जैसे कोई बड़ी विपत्ति आ गई हो। अब तो देवरानी भी आ गई है, फिर भी मुझे ही हर जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और मायके जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती। संजना ने भराई आवाज में अपने भाई पवन से कहा। पवन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, संजना, क्या ऐसे फ़ोन करना ठीक रहेगा? अभी तो कुछ ही महीने पहले तू आई थी और पूरा महीना रहकर गई थी। भैया, आपको क्या पता यहाँ मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है। मुझे तो जैसे घर की बहू नहीं, एक नौकरानी बना दिया गया है। मेरे पति को भी मेरी कोई परवाह नहीं, हर समय मुझे अपने माता-पिता की सेवा में लगाए रखते हैं। बस आप किसी तरह मुझे यहाँ से बुला लीजिए। आप आशीष जी से कह दीजिए कि पापा की तबीयत नासाज है। वो मुझे याद कर रहे हैं, उसी बहाने मैं आ जाऊँगी। पवन ने बहन को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं कुछ उपाय करता हूँ। इसके बाद पवन ने संजना के पति आशीष को फ़ोन मिलाया। नमस्ते जीजाजी, यहाँ पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मन बहुत व्याकुल रहता है, ठीक से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। वो संजना को बहुत याद कर रहे हैं। अगर आप उसे कुछ दिन के लिए भेज दें तो अच्छा रहेगा। आशीष ने गंभीर स्वर में कहा, भैया, संजना ने आपको बताया ही होगा, यहाँ माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। चलने फिरने में दिक्कत रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। कल ही संजना को भेज देता हूँ और जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा, तो मैं भी पिताजी से मिलने आ जाऊँगा। पवन ने राहत की सांस ली और अपनी माँ को संजना के आने की खबर सुना दी। खबर मिलते ही मालती जी ने तुरंत दोनों बहुओं को आवाज़ लगाई, सुनो सुनो बहुओं, जरा मेरे कमरे में आओ। दोनों बहुएं जो रसोई का काम निपटा कर थोड़ी देर आराम कर ही रही थी, घबरा कर तुरंत कमरे में पहुंच गई। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? मालती जी ने आदेश भरे लहजे में कहा, सुनो, कल मेरी बेटी मायके आ रही है। छोटी बहू, तुम अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। उसके कमरे की हालत ठीक नहीं है और मेरी बेटी को बिना एसी के नींद नहीं आती। वैसे भी तुम्हारा पति मोहित तो 15 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। तुम्हें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। फिर दोनों को घूरते हुए बोली, और हाँ, तुम दोनों मिलकर उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है वो बहुत कमजोर हो गई है। इतना सुनते ही छोटी बहू शिवानी हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, लेकिन दीदी तो अभी 2 महीने पहले ही आई थी और पूरे 2 महीने रहकर गई थी। मैं आज अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत सही नहीं है। अरे, तो बाद में चली जाना, कौन सा वो 2 साल रहेगी? मालती जी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए बोली, तो क्या हुआ? क्या मेरी बेटी को अपने ही मायके आने के लिए तुम लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी? अच्छी तरह जानती हूँ मैं कौन सी भाभियाँ ननद के आने से खुश होती हैं। तुम लोगों को तो बस अपना काम बढ़ता दिखता है, ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। तभी दरवाजा खुला और पवन अंदर आया। और सुनो, मेरी बहन को यहाँ जरा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं इसके लिए फल, मेवे और सारा राशन लेकर आया हूँ। उसे हर वक्त जूस और सूप मिलते रहना चाहिए। उसकी सेहत का खास ध्यान रखना, समझी तुम दोनों? दोनों बहुएं चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रह गई। शिवानी ने हैरानी से पूछा, क्या बड़ी भाभी, दीदी फिर आ रही हैं? अभी तो उनकी बेटी के स्कूल चल रहे होंगे, कोई छुट्टियां भी नहीं है, फिर अचानक आने की क्या वजह है? दीपाली बोली, ये मत भूलो, ये घर जितना हमारा है उतना ही संजना का भी है, बल्कि हमसे ज्यादा उनका हक है। वो इस घर की बेटी हैं और बेटी के मायके आने के लिए वजह नहीं, हक चाहिए होता है। हमें उनके आने पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है और अगर हम पतियों के खिलाफ गए तो हमें वह घर से निकाल देंगे। अब बेकार की बातें छोड़ो, चलो उनकी और बच्चों की खातिरदारी की तैयारी में लग जाओ। दीपाली सच में बहुत भोली
और सुलझी हुई गृहिणी थी। शादी के 10 सालों में उसने इस घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल ली थी। सास मालती जी तबीयत का बहाना करके रसोई से पीछा छुड़ा चुकी थी, इसलिए घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी दीपाली ही निभाती थी। लेकिन जब बात उसकी ननद संजना और उसके बच्चों की मेहमान नवाजी पर आती, तो वो उसके लिए आसान नहीं होता था। फिर भी वह यह सब खुशी खुशी करती थी। संजना 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। लाड प्यार में पली, हर ख्वाहिश पूरी होने की आदि। उसकी आंखों में जरा सा भी आंसू आ जाए तो उसके भाई बेचैन होते थे। मायके में उसका रुतबा कुछ अलग ही था, जैसे वो बेटी नहीं घर की रानी महारानी हो। माता पिता की दुलारी तो थी ही, ऊपर से उसे भाग्यशाली भी माना जाता था, क्योंकि जिस साल उसका जन्म हुआ था उसी साल उसके पिता के कारोबार में जबरदस्त तरक्की हुई थी और नया मकान भी बन गया था। तभी से सब मानते थे संजना इस घर की किस्मत लेकर आई है। अगली सुबह संजना 2 बच्चों के साथ मायके पहुंच गई और उसके आते ही घर की दोनों बहुओं की असली परीक्षा शुरू हो गई। शिवानी ने मुस्कुराकर ट्रे आगे रखा। दीदी ये लीजिए चाय और हल्का नाश्ता। आप पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, फिर मैं गर्मा गर्म नाश्ता टेबल पर लगा दूंगी। संजना ने भौवे चढ़ाते पूछा, नाश्ते में क्या बनाया है? शिवानी ने विनम्रता से कहा, दीदी इडली चटनी की तैयारी है और बच्चों के लिए सैंडविच बना दूंगी। संजना ने ओठ टेढ़े करते हुए ताना मारा, तुम्हें इडली के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता क्या? आज इडली नहीं, डोसा या छोले भटूरे बनाओ। और सुनो, बच्चों के सैंडविच में बटर, चीज, मेयोनेज़, टमाटर भर भर के लगाना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसका लहजा ऐसा था मानो शिवानी उसकी भाभी नहीं, उसकी निजी रसोइयाँ हो। शिवानी ने धीरे से कहा, दीदी सबके लिए डोसा बनाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, बच्चों के सैंडविच भी बनाने और दोपहर का खाना भी तैयार करना है। इतना सुनते ही पीछे से दीपाली की कड़क आवाज गूंजी, दीदी ने डोसा कहा है तो डोसा ही बनेगा। बात खत्म, अब बहस करने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर वो सीधे रसोई की ओर बढ़ गई। दोनों भाई स्वभाव से जितने शांत और समझदार थे, संजना उतनी ही जिद्दी और नासमझ थी। उसकी आदत बन चुकी थी हर हाल में अपनी बात मनवाने की, चाहे सामने वालों को कितनी भी परेशानी क्यों न हो। स्वार्थ और जिद जैसे उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुके थे। उसे बस अपनी इच्छाएं पूरी करवाने से मतलब था। भाइयों को अपनी बहन का स्वभाव अच्छी तरह पता था, लेकिन मोह के आगे वो भी बेबस थे। सही गलत समझते हुए भी वो हमेशा उसकी गलतियों पर पर्दा डाल देते। अरे अभी छोटी है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगी, यही कहकर हर बार उसकी जिद और गलत व्यवहार को बढ़ावा देते रहते। पिता विश्वनाथ जी कभी कभी समझाने की कोशिश भी करते, बेटा इतना लाड प्यार ठीक नहीं, इसे सही गलत का फर्क समझाओ। लेकिन दोनों भाई और माँ तुरंत बोल पड़ते, आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ सुधार आने के बजाय संजना का व्यवहार और भी नखरीला और हठी होता जा रहा था। थोड़ी देर में संजना बोली, बड़ी भाभी आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं कि मुझे खाने का कितना शौक है, पर शिवानी भाभी तो अभी नई नहीं है, इनको तो कोई काम करने का मन ही नहीं होता है। माँ ऐसा बता रही थी। पर आपको पता है ना शिवानी भाभी, मेरे भैया के लिए ना एक से बढ़कर एक रिश्ते आए थे। अरे लोग तो गाड़ी, मोटर, बंगला सब देने को तैयार थे, लेकिन न जाने पापा का मन आप पे अटका हुआ था। यह सोचो भाभी कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुमको भैया जैसा जीवन साथी मिला है। पर ऐसी वैसी लड़की नहीं भाभी, एक से बढ़कर एक लड़कियां थीं। कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी, कोई मॉडलिंग कर रही थी, भला की खूबसूरत लड़कियां थीं, जो भाई पर मर मिटने को तैयार थी। लेकिन क्या करे, वो कहते हैं ना, दिल लगे गधी से तो परी क्या चीज है। बाद में भैया ने भी आपको पसंद कर लिया, तो हो गई आप लोगों की शादी। वरना मम्मी तो कहीं और ही बात कर रही थी कि तभी मालती जी आ गई। मालती जी ने अपनी बेटी संजना से कहा, तुम न उससे ज्यादा चपड़ चपड़ मत क्या करो, मुझे तो उसकी शक्ल देखने की इच्छा नहीं होती। मेरी यह क्या सेवा करेगी, काम से बहुत जी चुराती है, पर शाम को बच्चों को ट्यूशन देने में इसे बहुत मजा आता है। तुम्हारे पिता भी न जाने किसको बहू बनाकर ले आए हैं।
अरे मम्मी, कौन सा मैं भाभी की बहुत बड़ाई कर रही थी। उन्हें हकीकत का सामना ही तो करवा रहे थे। वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ पापा की पसंद से आई है। हम लोगों को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उनसे। हाँ, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दिल लगे गधी से तो परी क्या चीज है। भाभी तो समझ ही गई होंगी कि मैंने इनडायरेक्टली भाभी को गधी कहा है। सच कहती हूँ मैं, ये लड़की बहुत ही तेज तर्रार है। ये मेरे बेटे को ना मुझसे अलग करके ही दम लेगी। आप चिंता क्यों करती हो माँ? मेरे रहते वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और वैसे भी भाई तो मेरी ही बात मानते हैं ना। और मैं हमेशा मायके आती ही रहती हूँ। उसी समय शिवानी कमरे में आई। दीदी, डोसा बन गया है, चलकर खा लीजिए। फिर हम भव्य खाएं। हमें भी बहुत भूख लगी है। और मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आते होंगे, मुझे पढ़ाना है। देख रही हो बेटी, मेरे खाने का वेट भी नहीं कर सकती है महारानी। संजना ने जैसे ही खाने की थाली सामने देखी, उसके नखरे भी साथ में शुरू हो गए। अरे ये क्या, चटनी कहाँ है? जाओ पहले हरी चटनी लेकर आओ। और हाँ, थोड़े प्याज भी काट कर लाओ, टमाटर भी लाओ। मुझे बिना प्याज के खाना अच्छा नहीं लगता। वो हर 2 मिनट में कोई न कोई फरमाइश रखती जा रही थी और फ़ोन पर बातें करते हुए धीरे-धीरे खा रही थी, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। उधर शिवानी का सब्र जवाब दे रहा था। पेट में भूख से जैसे चूहे कूद रहे थे। आखिर उसने झुंझलाकर कहा, दीदी, आप आराम से खाइए, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। उसने दीपाली को देखते हुए साफ-साफ कहा, ननंद जी आई हैं, इसका मतलब ये तो नहीं भाभी कि हम सब भूखे बैठे रहें। घर का काम भी तो कभी खत्म होने वाला नहीं अब। और मैं कोई उनकी थाली के सामने खड़ी रहने वाली नौकरानी नहीं हूँ, जो हर वक्त पूछती फिरूँ क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या चाहिए, क्या नहीं। इतना कहकर वो सीधे जाकर खाने की थाली लेकर बैठ गई। तभी अचानक संजना का छोटा बेटा जोर-जोर से रोने लगा। दीपाली उस वक्त डोसा बना रही थी। संजना ने उसे घूरते हुए तीखे स्वर में कहा, वाह शिवानी भाभी, इतना भी सलीका नहीं है आप में। ननंद मेहमान बनकर 2-4 दिन के लिए आई है और आप आराम से खाना खा रही हैं। कम से कम बच्चे को ही संभाल लेती। देख नहीं रही बेचारा कब से रो रहा है। शायद सुसु या पॉटी किया होगा। उठिए और उसे साफ कीजिए। शिवानी ने तेज से कहा, माफ कीजिएगा दीदी, मैं खाना बीच में छोड़कर उठने की आदत नहीं रखती। इससे अन्य का अपमान होता है। और ये आपका बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी होगी। मालती जी तुरंत तुनक कर बोली, देखा बेटा, मैंने पहले ही कहा था, ये बहू बहुत मुंह चलाती है, कोई काम ढंग से नहीं करती और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में दरार डाल देगी। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? सुबह से इनके लिए फरमाइश पूरी कर रही हूँ, कभी इडली, कभी सैंडविच, अब डोसा। और अब जब भूख लगी तो खाना खाने पर रोक लगा रही हैं आप। ये तो बहुत गलत बात है। संजना बोली, माँ, अभी के अभी भैया को फ़ोन लगाओ। संजना दाँत भिसते हुए बोली, माँ, अगर इसकी अकड़ सीधी न करवाई तो मेरा नाम भी संजना नहीं। मालती जी गुस्से में अपने कमरे में गई और छोटे बेटे मोहित को फ़ोन मिलाने लगी, लेकिन फ़ोन बार-बार बज जा रहा था। संजना ने आँखों में आग लिए कहा, आज तो बच गई, लेकिन याद रखना, अगली बार मेरी बेइज्जती हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। शिवानी ने मन ही मन बुदबुदाया, जो करना है कर लो दीदी, मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ। संजना गुस्से से पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही दीपाली ने शिवानी को समझाते हुए धीरे से कहा, दीपाली, तू क्यों खुद ही मुसीबत को न्योता दे रही है? क्यों नागिन के बिल में हाथ डाल रही है? डस लेगी तुझे। जानती नहीं है तू, तेरा पति और मेरा पति दोनों अपनी बहन के प्यार में अंधे हैं। वो जो कहती है वही उनके लिए आखिरी फैसला होता है। तू जितना उसके खिलाफ बोलेगी उतना ही अपने लिए परेशानी बढ़ाएगी। दीपाली ने एक गहरी सांस लेकर फिर कहा, मैं पिछले 10 साल से ये सब देख रही हूँ। पहले संजना को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार मुझे ही चुप करा दिया गया। संजना के ससुराल में उसे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने से। इसलिए मौका मिलते ही वो मायके की शरण में आ जाती है, जहाँ उसे सिर्फ आराम और हुकूमत करने की आदत है।
अब तो मैंने अपनी आंखों पर पर्दा डाल लिया है। वो क्या कर रही है, क्या नहीं, अब उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस अपना काम करो और चुपचाप अपने कमरे में जाकर आराम करो। यही इस घर में चैन से रहने का तरीका है। शिवानी बोली, दीदी, मैं आपकी तरह चुप रहकर सब सह नहीं सकती। मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रह सकती और ना ही किसी के गलत व्यवहार को सिर झुकाकर सह सकती हूँ। शाम को दीपाली ने मिलकर पूरे मन से संजना की पसंद का खाना बनाया था। रसोई में खुशबू फैल रही थी। तभी संजना किचन में आई, थाली पर एक नजर डाली और नाक सिकुड़ती बोली, ये क्या बनाया है तुम लोगों ने? इतना फीका, इतना बोरिंग खाना, मुझसे तो ये खाया ही नहीं जाएगा। इतना कहकर वो सीधे अपने बड़े भाई पवन के कमरे में चली गई। भैया, प्लीज, या तो मुझे अभी रेस्टोरेंट ले चलो या फिर कुछ ढंग का खाना मंगवा दो। मैं ये सब खाना नहीं खा सकती। भैया ने तुरंत बहन का पक्ष लेते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, तू बस बोल, तेरे लिए मैं अभी रेस्टोरेंट चलता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें खुशी मिले तो चलो। दीपाली ने धीरे से कहा, पर जी, घर में तो पहले से इतना खाना बन चुका है। अरे, माँ पापा खा लेंगे और बासी बचा हुआ खाना भाभिया तुम कल सब खा लेना। उसकी बात सुनकर दोनों भाभियों के चेहरे उतर गए। होटल पहुंचते ही संजना ने कमान अपने हाथ में ले ली। पवन ने मेन्यू कार्ड थमाया, लो सब अपनी अपनी पसंद के ऑर्डर कर लो। लेकिन संजना ने बिना किसी भी तरफ देखे ये बोलना शुरू कर दिया, एक लेमन कोरिएंडर सूप, स्टार्टर में चिली पनीर और चाइनीज भेल। वो रुकी भी नहीं। मेन कोर्स में बेबी कॉर्न, नरगिसी कोफ्ते, गार्लिक नान और साथ में पाइनएप्पल रायता और हाँ, चीज टोस्ट भी, जैसे उसे किसी की पसंद नापसंद से कोई मतलब ही नहीं था। दीपाली और शिवानी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। शिवानी के मन में पुरानी बात चुप गई। पिछली बार भी दीदी ने अपनी ही पसंद हम सब पर थोप दी थी और हम सब आधे पेट ही लौट आए थे। इस बार शिवानी चुप नहीं रही। जी, हमारे लिए शाही पनीर और बटर रोटी का ऑर्डर कर दीजिए और पाइनएप्पल रायते की जगह मिक्स वेज रायता। और हम लेमन कोरिएंडर सूप नहीं लेंगे, हमारे लिए हॉट एंड सॉर सूप मंगवा दीजिए। संजना का चेहरा तमतमा उठा। अरे वाह, आज तक जो मैं ऑर्डर करती थी सब चुपचाप खा लेते थे, आज अचानक इतनी अलग पसंद कैसे हो गई? शिवानी ने भी पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, दीदी, हर किसी की अपनी पसंद होती है, जैसे आपकी है वैसे हमारी भी है। आज बस हमने अपनी पसंद जताने की हिम्मत कर ली है। और ये बात संजना के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। वह मन ही मन घुट रही थी। इसी बीच संजना के मोबाइल की घंटी बार बार बज रही थी। वो हर बार स्क्रीन देखती और फिर फोन काट देती, जैसे किसी से बच रही हो। शिवानी की नजर तुरंत उस पर टिक गई। उसने मासूमियत से पूछा, दीदी, जीजा जी का फोन है, आप उठा क्यों नहीं रही हैं? संजना थोड़ी घबरा गई, फिर बनावटी मुस्कान के साथ बोली, हाँ हाँ देखती हूँ, और जल्दी से फोन लेकर बाहर चली गई। शिवानी की आंखों में अब सख्त साफ झलक रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, दाल में कुछ तो काला है। फिर धीरे से उठी और बोली, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। लेकिन असल में वो सीधे उसी तरफ बढ़ गई जहाँ संजना खड़ी थी। बाथरूम के पास खड़ी होकर शिवानी ने कान लगाए। संजना बोली, सुनिए जी, पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकती। आप तो जानते हैं ना, पापा मेरे हाथ से ही खाना दवाई खाते हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आ जाऊं? इतना कहकर उसने नकली आंसू बहाकर जल्दी से फोन काट दिया। दरवाजे के पीछे खड़ी शिवानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ओह, तो ये खेल चल रहा है। अब सारी सच्चाई उसके सामने थी। दीदी, जीजा जी से झूठ बोलकर मायके में ऐश कर रही हैं और यहाँ हम सब पर हुकूमत चला रही। अब समझ आया असली चाल क्या है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। इस बार सबूत के साथ ऐसा पर्दाफाश करूंगी कोई मुझे झूठा साबित ही न कर सके। अगले दिन घर के आंगन में बच्चों की आवाज गूंज रही थी। शिवानी बच्चों को पढ़ा रही थी और उधर दीपाली भाभी रसोई और नंदों के खातिरदारी के बीच पीस रही थी।
कभी चाय, तो कभी नाश्ता, तो कभी कॉफ़ी। तभी संजना किचन में आई और धीरे से दीपाली के कान भरने शुरू कर दिए। वाह भाभी, क्या बात है! आपकी देवरानी ने तो बड़ा शानदार इंतजाम कर रखा है। खुद तो ट्यूशन के नाम पर बाहर बैठी है और घर के कामों का बोझ आपके कंधों पर डाल दिया है। दीपाली ने हल्की मुस्कान के साथ सफाई दी। नहीं नहीं संजना, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुबह जितना हो सकता है उतना काम करके जाती है। सब्जी काटना, आटा गूंथना, छोटे मोटे काम करके ही निकलती है और फिर वापस आकर भी मेरी मदद करती है। संजना ने आंखें तरेते हुए बात को और भड़काया। अरे भाभी, आप तो सच में बहुत भोली हैं। दुनिया इतनी सीधी नहीं होती जितनी आप समझ रही हैं। वो थोड़ा झुककर कान में फुसफुसाई। वो पैसे भी कमाएगी, नाम भी कमाएगी और घर का सारा बोझ आपके सिर पर डालकर आराम से निकल जाएगी। दीपाली के हाथ थम से गए। संजना ने आखिरी बार किया, मैं कब से देख रही हूँ भाभी, आप सुबह से रात तक इतनी गर्मी में इस घर के लिए खट रही हैं और वो मजे से कुर्सी पर बैठकर शान से बच्चों को पढ़ा रही है। वारी समझदारी। उसकी बातों में ऐसा जहर था जो धीरे धीरे दीपाली के दिल में उतरने लगा, जो अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। उसने बिना एक पल गवाए गुस्से में पल्लू संभाला और तेज कदमों से शिवानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा जोर से खोला। शिवानी बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी, बस, बहुत हो गया ये सब। दीपाली की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बच्चे सहम गए और शिवानी हैरान होकर खड़ी रह गई। दीपाली ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, सुनो शिवानी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी उठाऊं। तुम यहाँ आराम से ट्यूशन पढ़ाओ और मैं रसोई में खटती रहूं। ये नहीं चलेगा। आप आज से ये ट्यूशन व्यूशन बंद करो और चलो मेरे साथ रसोई में। 10 साल हो गए मुझे इस घर में। 10 साल से हर जिम्मेदारी मैंने उठाई है। अब और कितना बोझ उठाऊं मैं अकेले। उसने उंगली उठाकर कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझो। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। शिवानी ये सब सुनकर सन्न रह गई। जिस भाभी ने हमेशा उसका साथ दिया, आज वही उस पर इस तरह बरस रही थी। जरूर दीदी ने उनके कान भरे होंगे। घर में शांति बनी रहे इसीलिए शिवानी ने अपने ट्यूशन कई दिनों के लिए छोड़ दिए ताकि घर में कोई कलह न हो। संजना बोली, देखा मम्मी, कैसे दोनों भाभीियों में आपस में फूट करवा दिया। अब देखना आगे आगे मैं क्या करती हूँ। अब तो हाल ये हो गया था कि संजना अपने बच्चों की हर जिम्मेदारी शिवानी पर थोपती थी, चाहे साफ सफाई हो, खाना हो, यहाँ तक कि छोटे बेटे की सुसु पॉटी भी। और अगर शिवानी जरा भी मना करती तो संजना तुरंत भाई के सामने रोना शुरू कर देती। भैया, आपकी बीबी तो जरा भी इज्जत नहीं करती मेरी। और फिर बेचारी शिवानी को डांट खानी पड़ती। उधर संजना आराम से ऐश करती और हुक्म चलाती रहती। लेकिन शिवानी सब समझ रही थी। वो चुप जरूर थी पर अंदर ही अंदर एक बड़ा खेल रच रही थी। कुछ ही दिनों में सास ससुर की शादी की सालगिरह आने वाली थी। तभी शिवानी ने मौका देखकर कहा, मम्मी जी और पापा जी, इस बार आपकी एनिवर्सरी खास बनानी है। मैं आप दोनों के लिए एक शानदार पार्टी देना चाहती हूँ। संजना ने प्यार से कहा, वाह, पहली बार कुछ ढंग की बात की है तुमने, वरना तो बस बहाने ही बहाने बनाती रहती हो। फिर अकड़ कर बोली, और सुनो, मेरी 50 सहेलियां आएंगी। सबके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना पड़ेगा, समझी? शिवानी मुस्कुराई, दीदी, आप 50 क्यों, 100 बुला लीजिए या फिर पूरा शहर ही बुला लीजिए। तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी। संजना मन ही मन खुश हो गई। उधर पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी और इधर संजना का फोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर बार बार पति देव का नाम चमक रहा था, लेकिन संजना ने मोबाइल साइड में रख दिया। अभी नहीं, अभी तो मैं मायके में रानी बनकर पार्टी एंजॉय करूंगी। अगले ही पल उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। ये सब दूर खड़ी शिवानी की तेज नजरों से बच नहीं पाया। उसके ओठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तो ये असली खेल। शिवानी ने चुपचाप अपना दाव खेल दिया। उसने सबको एक साथ बुलाया, आइए ना,
एक फैमिली फोटो हो जाए, मम्मी पापा दोनों भाई और बीच में मुस्कुराती हुई संजना। क्लिक क्लिक, केक काटा गया, तस्वीरें खींच गई और फिर शिवानी ने एक एक करके सारी फोटोज व्हाट्सएप पर स्टेटस पर अपलोड कर दी। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। फिर दूसरे दिन दरवाजे पर दामाद जी को देखते ही विश्वनाथ जी घबरा गए। अरे दामाद जी, आपने आने की खबर भी नहीं दी, हम स्टेशन पर किसी को भेज देते। आशीष जी गुस्से में बोले, नहीं पापा जी, सुना था आपकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए सोचा शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को साथ ही ले आऊं। विश्वनाथ जी हैरान होकर बोले, क्या कह रहे हो बेटा, हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। आशीष की आवाज अब तेज हो गई, फिर ये बीमारी का नाटक किस लिए? कल ही तो आपकी एनिवर्सरी की तस्वीरें देखी, पूरा जश्न मन रहा था। तब समझ में आया संजना यहाँ पार्टी करने आई है। वहाँ मेरी माँ जिए या मरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपकी बेटी है कहाँ? शिवानी धीरे से बोली, जीजा जी, दीदी अभी सो रही हैं, वो 12 बजे से पहले नहीं उठती। आशीष ने गुस्से में कहा, रहने दो, आज मैं खुद ही उसे उठा दूंगा। जैसे ही उसने चादर खींची, संजना चिल्ला उठी, भाभी, इतनी हिम्मत, मेरी नींद खराब कर दी। जानती नहीं इस घर में मेरे नियम चलते हैं। फिर जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। आ आप आशीष का गुस्सा अब फूट पड़ा। हाँ मैं, बहुत हो गया ये नाटक। मेरा फ़ोन उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने। वहाँ माँ के सिर में गहरी चोट लगी है, खून काफ़ी बह चुका है, कमज़ोरी से वह उठ नहीं पा रही हैं और तुम यहाँ आराम से सो रही हो। देवरानी, जो खुद माँ बनने वाली है, वो बेचारी कमज़ोरी हालत में सब सँभाल रही है। तुम्हें अपने घर, अपने फ़र्ज़ की कोई परवाह है भी या नहीं? जैसे ही पता चला कि काम बढ़ेगा, उसकी डिलीवरी को बस 10 दिन बचे हैं, तुम बहाना बनाकर मायके आ बैठी। बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं, घर की ज़िम्मेदारी की परवाह नहीं। आशीष ने बैग आगे फेंकते हुए कहा, लो, तुम्हारा सारा सामान ले आया हूँ, अब यहीं रहो। अपने मायके में मैं अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभियाँ हैं ना, जो तुम्हारी सेवा चाकरी करेंगी दिन भर। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। और हाँ, हर बार झूठ बोलती हूँ कि तुम्हारी भाभियाँ पापा की सेवा नहीं करती। मैं खुद देख रहा हूँ, भाभियाँ रसोई में लगी हैं और तुम यहाँ बिस्तर पर आराम से पसरी हो। और पापा जी, वो तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। इतना सुनते ही विश्वनाथ जी और मालती जी की नजरें शर्म से झुक गई। दोनों भाई भी कमरे में आ गए। जीजा जी, प्लीज शांत हो जाइए। आशीष ने गुस्से से उनकी ओर देखा, शांत, और उंगली उठाते हुए कहा, आप लोगों ने इसे सिर पर चढ़ाया है। गलत को गलत कहना सीख लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब रखिए अपने बहन को अपने घर और प्यार लुटाते रहिए। दोनों भाई भी सिर झुकाए खड़े थे। पवन की आवाज भर आ गई, गलती सिर्फ संजना की नहीं है, हमने ही हर बार उसे बचाया, हर बार उसकी जिद को प्यार समझकर पूरा किया। मोहित ने धीरे से कहा, आज समझ में आया, हमने बहन का नहीं उसकी गलतियों का साथ दिया। संजना फूट फूट कर रो पड़ी। वो आशीष के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। शिवानी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सच सामने आते ही खेल पलट गया। दीपाली भी अब समझ चुकी थी। उसने शर्मिंदा होकर शिवानी से कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने दूसरों की बातों में आकर तुझ पर शक किया। शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं भाभी, अब सच्चाई सामने है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बिना कुछ कहे मिलकर अपनी ननद का बोरिया बिस्तर पैक करने लगी, क्योंकि अब उसे ससुराल जो लौटना था। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।